हेलो दोस्तों, एंसाइंट हिस्ट्री प्राचीन भारत की टॉपिक वाइज क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने बात की बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध महाजनपद पर अलग अलग शासकों का शासन हुआ, किन किन वंशों द्वारा। अब बात करते हैं मगध का उत्कर्ष। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल, जिसमें हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, ये 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिनका कालखंड 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा। मगध पर शासन। और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए, इन्हें कुणिक भी कहते हैं। और इनका शासन 492 बीसी से 460 बीसी तक रहा। अजातशत्रु के पुत्र उदयन हुए, जो मगध पर 460 बीसी से 440 बीसी तक राज किए। फिर उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। और हर्यक वंश के राजवेद का नाम जीवक था। हमने अभी तक पूर्व मौर्य काल में हुए प्रथम वंश हर्यक वंश के बारे में बात की। अब दूसरा शिशुनाग वंश हुआ, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक रहा। और इस वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, जो 412 बीसी से 384 बीसी तक रहा। फिर अगला शासक हुआ कालाशोक, जिसका उपनाम काकवर्ण भी है, जिसका शासक 394 बीसी से 364 बीसी तक रहा। और इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए। फिर मगध पर अगले वंश की बात करें तो नंदवंश, जो 344 बीसी से 322 बीसी तक रहा। इसके संस्थापक महापद्म नंद हुए। और अंतिम शासक धनानंद हुए। फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमणों की, जिसमें सबसे पहला आक्रमण ईरानी आक्रमण हुआ, जो 519 बीसी में हुआ। और प्रथम आक्रमणकारी डेरियस प्रथम, जिन्हें दारा प्रथम भी कहते हैं। और इसकी जानकारी बहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर दूसरा आक्रमण हुआ यूनानियों का, यूनानी आक्रमण, जो 326 बीसी में हुआ। झेलम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। प्रथम आक्रमणकारी सिकंदर थे। इन्होंने 2 शहर बसाया, निकेया और बहुकेपला। निकेया को विजयनगर भी कहते हैं। और सिकंदर एक ऐसे शासक हुए जिनका बर्थ जन्म यूरोप में, डेथ मृत्यु इराक में और दफनाया गया अफ्रीका में। फिर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, जो 323 बीसी से 184 बीसी तक रहा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इनका ग्रीक नाम सेंड्रोकोट्स है, जो विलियम जोन्स द्वारा दिया गया था। अब यूनानी लेखक के अनुसार प्लूटार्क और जस्टिन, जो उनका बेटा था, के पास 6,40,000 की सेना थी। यह भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट हुआ, सिकंदर। और इन्होंने सुदर्शन झील और गिरमार पर्वत, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है, का निर्माण करवाया था। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ, जो सिकंदर का सेनापति था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बीच संधि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने शर्त रखी। पहली शर्त काबुल, गांधार, हेरात, जेडोसिया क्षेत्र
चाहते थे, और दूसरा हेलेना से शादी, जो कि सेलुकस की बेटी थी। तीसरा मैगस्थनीज बुक, जो कि इंडिका है, उसमें उल्लेख है कि सेलुकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। ये तीनों शर्त थी। और सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दिए गए उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। फिर 300 BC में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में, जिसमें जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर जैन और फिर दिगंबर जैन। श्रवण बेला चले गए और 298 BC में सल्लेखना या संचारा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सल्लेखना या संचारा, इसका मतलब है उपवास के कारण मृत्यु हुई। अगला शासक बिंदुसार, जो 298 BC से 272 BC तक रहा। इनका अन्य नाम अभित्रघात या सिंहसेन भी है। बिंदुसार के 101 पुत्र हुए, जिससे सुसीम को तक्षशिला भेजा गया, अशोक को उज्जैन। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा डायमेकस को, जिससे बिंदुसार ने 3 चीज मांगी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। और फिर मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने एक राजदूत भेजा डायोनिकस। फिर अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। 30 को छोड़कर अशोक ने 30 को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या की। आगे चलकर 30 से श्रीलंका का शासक बना। फिर अगला शासक अशोक, जो 269 BC से 232 BC तक रहा। अशोक का नाम का उल्लेख मास की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, और देवनाम प्रिय अशोक राजा का जिक्र गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक ने प्रथम विवाह महादेवी से किया, जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी। इनसे इनका एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुई, और दूसरा विवाह कारवाकी से किया, जो कलिंग की राजकुमारी थी। कारवाकी को कौरवाकी भी कहते हैं, जिसका उल्लेख हमें इलाहाबाद स्तंभ से प्राप्त होता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ, और यह हाथी प्राप्त करने के लिए हुआ था। उस समय राजधानी तौसाली बनाई गई, और जिसके शासक नंदराज, जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये लिखवाया किसने था? खारवेल चेदी वंश से थे, जिन्होंने लिखवाया था। फिर अशोक ने बौद्ध शिक्षा ली उपगुप्त द्वारा। इनके इस धर्म परिवर्तन को मोगली पुत्तिस कहा जाता है। फिर 250 BC में अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक। और 10वें साल इन्होंने बोध गया गए, और 20वें साल लुम्बिनी गए थे, जिनकी जानकारी रुमानदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। भारत के सबसे पुराने अभिलेख की बात करें, जो ब्राह्मी लिपि और क्रस्ट लिपि में लिखे गए हैं, वो अशोक के अभिलेख ही हैं। इन्हें पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, और पब्लिश किया गया अलेक्जेंडर कनिंगडम द्वारा। अशोक के अभिलेख की बात करें तो जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा अभिलेख है। शिलालेख दीर्घ और लघु, और स्तंभ लेख भी दीर्घ और लघु 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र हुए, जिनका नाम कुणाल हुआ।
और इनके पोता दशरथ हुए। फिर अशोक का उत्तराधिकारी जो कि इस वंश का अंतिम शासक हुआ भरतद्र, जिनके सेनापति जो कि एक ब्राह्मण थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। फिर मौर्योत्तर काल यानी मौर्य साम्राज्य के बाद वाला काल, मौर्य वंश के बाद वाला काल, जिसमें पहला वंश शुंग वंश जो 184 BC से 75 BC के बीच रहा, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनका पुत्र अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसका जिक्र पतंजलि बुक में जो कि महाभाष्य द्वारा लिखी गई थी जिक्र है। फिर जो इनका पुत्र था उनकी जानकारी एक नाटक जो कि मलविकाक्ष अग्निमित्रम से प्राप्त होती है, जो कालिदास द्वारा लिखा गया गुप्त काल में। उस समय मगध की राजधानी विदिशा हुआ करती थी, जिसका क्षेत्र MP में है। और इस वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए। फिर अगला वंश कण्व वंश हुआ। इस वंश का शासन 75 BC से 28 BC के बीच रहा। इसके संस्थापक वासुदेव को माना जाता है और अंतिम शासक सुशर्मा हुए। फिर अगला वंश तीसरा आंध्र या सातवाहन वंश, जिसका शासन 28 BC से 3rd सेंचुरी तक रहा और उस समय राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। इस वंश के संस्थापक सिमुक हुए और महानतम शासक गौतमी सातकर्णी हुआ, जो 186-103 तक शासन रहा। और उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो कि पहले आंध्र सम्राट थे। गौतमी सातकर्णी भारतीय इतिहास में सबसे पहले इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए, ब्राह्मणों को निदान दिया और नाम में माता का नाम जोड़ा। ये तीनों करने वाले एक प्रथम शासन थे गौतमी सातकर्णी। और इस वंश का अंतिम शासक पुलमावी तृतीय हुआ। फिर बात करते हैं विदेशी आक्रमणों की, जिसमें सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और फर्स्ट शासक डेमेट्रियस प्रथम बना और महान शासक हुआ मिनांडर या मिलिंद। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों से प्राप्त होती है। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध भिक्षुक नागसेन से शिक्षा ली थी। फिर अगला आक्रमण सीतियन या शक का हुआ और महान शासक बना नहपान और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और इनका 5 शाखाओं पर शासन था। पहला अफगानिस्तान में और उत्तर भारत के तक्षशिला और मथुरा पर और पश्चिमी भारत के नासिक और उज्जैन पर। और सीतियन या शक वंश जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि भारत में सबसे पहला और सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का अभिलेख है। फिर इसमें अंतिम शासक हुआ रुद्रसेन तृतीय। इसकी हत्या चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा की गई, जिसने भारत से शक वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने भारत से शक वंश का अंत किया था। फिर तीसरा वंश हुआ पहलव, जिसके संस्थापक माउस
और वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स प्रथम हुए। और महान शासक गोंडोफर्नीज, जो कि 20 ईस्वी से 41 ईस्वी के बीच रहे। इन्होंने राजधानी तक्षशिला रखी। और फर्स्ट ईसाई संत सेंट थॉमस भी इसी वंश में हुए, यानी इसी काल में हुए। फिर चौथा वंश कुषाण वंश का आक्रमण हुआ, जिसके संस्थापक कुजुल कड़फिसस हैं, जो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच रहे। और इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए थे। फिर इनका उत्तराधिकारी विम कड़फिसस हुआ, जो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी के बीच रहा। इन्होंने तांबे और सोने के दोनों के सिक्के चलवाए और शिव, पार्वती एवं नंदी के चित्र अंकित थे इन सिक्कों पर। इस वंश का महानतम शासक कनिष्क हुआ और 78 AD में शक संवत चलवाया कनिष्क ने। और इनके समय में चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन हुआ, जिसमें हीनयान और महायान दो भागों में बांटा गया बौद्ध धर्म को। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक भी इन्हीं के समय में हुए। बौद्ध भिक्षुक वसुमित्र और अशोघोष हुए इन्हीं के समय में। और इन्हीं के समय में मूर्ति कला विकसित हुई, जिसमें गांधार शैली, जो कि ग्रीक या यूनान से थी, और मथुरा शैली, जो कि भारत में विकसित हुई, वो इसी के साथ आज की क्लास में मौर्य साम्राज्य पूरा होता है। अब हम अगली क्लास में गुप्त साम्राज्य की बात करने वाले हैं। तब तक गुड बाय।